मित्रों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों आज से अपन शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें अपने जो रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो साइकोलॉजी रही उनके टॉपिक्स रहेंगे और विशेषकर जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनकी मैं पहले बात करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आज मनोविज्ञान का जो परिचय उसकी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। देखिए इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं मनोविज्ञान का जो परिचय है इसकी। सामान्यतः अपन देखते हैं कि ये हमारे मन में एक धारणा रहती है कि जिस व्यक्ति को मनोविज्ञान का ज्ञान हो वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन की बात जान सकता है। अपन सामान्यतः ऐसा सुनते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी अगर जिस व्यक्ति को मनोविज्ञान का ज्ञान होगा वो किसी दूसरे के मन की बात को नहीं जान सकता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर उसको कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उसके व्यक्तिगत जो है अनुभव उनको प्राप्त करना होता है और उसके व्यवहार है उनको देखना होता है, उनके आधार पर हम जरूर किसी भी व्यक्ति के अपन कह सकते हैं उसके बारे में हम जान सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और उसके मन को हम जान सके। ठीक है, तो मनोविज्ञान में क्या है कि हम किसी भी व्यक्ति को जानना चाहते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा, विशेषकर अपन बात करेंगे यहाँ पे मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों एवं उसके व्यवहार। इनको अपन को देखना होगा कि यानी कोई भी व्यक्ति है उसके अगर अपन साइकोलॉजी जानना चाहते हैं या वो कोई भी व्यवहार कर रहा है उस व्यवहार को हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें वो किस प्रकार से उसकी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं क्रियाएं वो हो रही है, इसके अलावा उसके जो व्यक्तिगत अनुभव है वो शामिल होंगे और उसके व्यवहार। तो इन सब चीज़ों को शामिल करेंगे तभी हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को जान पाएंगे। अब बात करते हैं आगे, इनकी ओर मैं विस्तृत रूप से बात करूंगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखिए मनोविज्ञान का जो जनक है वो किन्हें माना जाता है? अरस्तु को। मनोविज्ञान का जनक किसे? अरस्तु को। और मनोविज्ञान के बारे में आप सबको पता है कि मनोविज्ञान पहले क्या है, दर्शन शास्त्र से ही अलग हुआ है। तो दर्शन शास्त्र से जो अलग स्थापित करने का जो श्रेय है वो किसको जाना जाता है? वो जाता है विलियम वुंट को। किसको? विलियम वुंट को। देखिए दर्शन शास्त्र का जब विषय था तब वो प्रयोगात्मक नहीं था। प्रयोगात्मक का मतलब यहाँ पे यह है कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित। मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बना दिया गया या मनोविज्ञान की जो भी खोज होती है वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर होने लग गई, जबकि इससे पहले ये चीज़ नहीं थी। और उस तथ्यों के आधार पर ही आज अपन देखते हैं कि मनोविज्ञान में वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जो भी निष्कर्ष निकलता है उसी के आधार पर समस्या का समाधान होता है। तो विलियम वुंट ने इसको क्या है 1879 में लिपजिंग शहर में प्रयोगशाला स्थापित की। लिपजिंग शहर में प्रयोगशाला स्थापित की। ये बात आप कई बार पढ़ भी चुके हैं। प्रयोगशाला को स्थापित करने का जो श्रेय है वो क्या था कि उसको वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हम कोई भी बात कहे, हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं तो उस अध्ययन को करने के बाद में हम किसी दूसरे व्यक्ति पे भी उसको अप्लाइड कर सके और उसके आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकें। विज्ञान में यही तो होता है, जो भी बात होती है वो निष्कर्षों के आधार पर होती है, उसके आधार पर ही हम उस समस्या का समाधान कर पाते हैं और हम उसका सामान्यीकरण कर पाते हैं। तो उसके बाद में मनोविज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा यही उद्देश्य था कि इसको तथ्यों पर आधारित हो, इसका जो दायरा है वो कुछ एक निश्चित सीमा तक न हो। ये जो दायरा है मनोविज्ञान का वो पूरी दुनिया में फैले, इसके लिए ज़रूरी है उसमें प्रामाणिकता विश्वसनीयता का होना। अब ये तो जो मुख्य बात कंप्लीट है। अब मैं बात करता हूँ मनोविज्ञान का जो इतिहास है उसकी। मनोविज्ञान का जो इतिहास है उसमें अपन देखते हैं कि इबिंगहॉस ने कहा था, इबिंगहॉस ने क्या कहा है? मनोविज्ञान का अतीत लंबा है। मनोविज्ञान का अतीत लंबा है मगर इतिहास छोटा है। मनोविज्ञान का अतीत लंबा है मगर इतिहास छोटा है। अगर आपको ये कथन दे दिया जाए तो ध्यान रखना ये किसका कथन है? इबिंगहॉस का है। ये किसका है?
इबिंगहोस का, मनोविज्ञान का अतीत लंबा है मगर इतिहास छोटा है। अब बात करते हैं कि जो आपने कई बार पढ़ भी चुके हैं कि उसका विकास क्रम अपन देखते हैं। सबसे पहले बात चलती है 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान क्या था? आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को क्या माना गया? आत्मा का विज्ञान। कब तक? 16वीं शताब्दी तक। 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को क्या माना गया? आत्मा का विज्ञान माना गया। और इसमें मानने वालों में कौन कौन थे? प्लेटो, अरस्तु एवं डेकार्टे। इसको मानने वालों में कौन कौन थे? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। लेकिन बात वही होती है कि इसको प्रयोगात्मक बनाया गया है, तो इसका उद्देश्य आखिर क्या है कि इसका जो दायरा है हम अपन कह सकते हैं इसको प्रूव कर सके, लोगों के सामने कोई भी बात होती है उसको हम साबित कर सके। इसके लिए मनोविज्ञान जो है वो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होना जरूरी है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान तो माना गया, ठीक है, लेकिन बात यह कि आत्मा का स्वरूप कैसा होता है उसका कोई स्पष्ट स्वरूप न हो पाने के कारण धीरे धीरे इस मान्यता को भी अमान्य कर दिया गया। देखिए साइकोलॉजी है, किससे बना है? LOGOS, साइकी और लोगोस। तो यहाँ पे देखिए ओ है, कई जगह LOGUS होता है तो वो नहीं है। तो पहली बात ये 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को क्या माना गया? आत्मा का विज्ञान। और कौन कौन थे? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे, ठीक है। उसके बाद में मनोविज्ञान का जो इतिहास क्रम है वो आता है, मनोविज्ञान को मानते हैं मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ये जो मान्यता है कब तक चली? 18वीं शताब्दी तक। ये मान्यता कब तक चली? 18वीं शताब्दी तक। और इसमें इसको मानने वालों में थे विशेषकर दार्शनिक। इटली के दार्शनिक थे। इटली के दार्शनिक कौन थे? पोम्पोनोजी। इन्होंने क्या माना? मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। लेकिन यहां पर भी वही बात होती है, जिस तरीके से आत्मा का कोई स्पष्ट स्वरूप नहीं था उसी प्रकार से मन का भी कोई स्पष्ट स्वरूप नहीं था, उसको प्रूव नहीं कर पाए। तो धीरे धीरे यह जो मान्यता है वो भी अमान्य हो गई, ठीक है। समय के साथ अपन कह सकते हैं 18वीं शताब्दी तक ये मान्यता चली मनिया। इसका भी अपन कह सकते हैं कि इसका स्पष्ट स्वरूप नहीं था। आगे चलता है इसका विकास क्रम में चेतना का विज्ञान। मन या मस्तिष्क को लेकर काफी भ्रांतियां थी, ठीक है। तो ये भी क्या धीरे धीरे अमान्य होगी। उसके बाद में 19वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को क्या माना गया? चेतना का विज्ञान। और चेतना का विज्ञान मानने वाले में कौन कौन थे? देखिए विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सली। ये विलियम जेम्स माना है इसको, जेम्स सली। अब यहाँ पर आपको समझना है, देखिए इस चीज़ को समझना है, रटना नहीं है कि चेतना का विज्ञान। देखिए चेतना क्या है या चेतन मन क्या है? वर्तमान में हमारे मन में जो कुछ चल रहा है, जो भी व्यवहार हमारे वर्तमान स्थिति में हमारे मन में जो कुछ भी चल रहा है, तो वो स्थिति कौन सी है? चेतन अनुभूति की स्थिति है। अभी हमारे मन में जो कुछ चल रहा है वो कौन सी कहलाती है? वो उसको अपन कह सकते हैं चेतन अनुभूति। उसको क्या कह सकते हैं? चेतन अनुभूति। अब विलियम वुंट ने क्या माना? मनोविज्ञान चेतन अनुभूति का अध्ययन है, यानी अभी किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है इस बात के आधार पर हम उसके व्यवहार को जान सकते हैं। उन्होंने ये बात तो कह दी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हुई कि किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में क्या चल रहा है, उस बात को चल कुछ और रहा है और आपको अगर मनोविज्ञान को कुछ बताना होता है तो आप कुछ बता कुछ और रहे हैं, तो वैसी स्थिति में उसकी जो विश्वसनीयता है वो घट जाती है, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि चेतन अनुभूति यानी अभी आपके मन में क्या चल रहा है। मनोवैज्ञानिक ये देखना चाहते हैं कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आधार ही क्या है मनोविज्ञान, इसमें आधार ही इसी को माना गया कि व्यक्ति के मन में जो कुछ चल रहा है उसके आधार पर ही उसके व्यवहार का अध्ययन करना। अभी उसके मन में जो कुछ चल रहा है उसके आधार पर ही उसके व्यवहार का अध्ययन करना। लेकिन बात यह है इसमें कि व्यक्ति के मन में चल कुछ और रहा है, वो बता कुछ और रहा है, तो वैसी स्थिति में उसकी विश्वसनीयता घट गई। तो यहाँ पे धीरे धीरे ये जो मान्यता है वो भी खत्म होने लगी।
अब इसके अलावा बात करें, जैसे यहाँ पे एक और बात मैं करूँगा कि जैसे उन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, इस बात को जानने का तरीका क्या है। तो विलियम वुड ने क्या कहा, इसके लिए अंतर्दर्शन विधि। भाई कोई व्यक्ति है, जैसे आपके मन में जो कुछ चल रहा है वो आपको ही बताना है, तो वो चीज़ कहलाएगी अंतर्दर्शन विधि। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, अंतर्दर्शन जो विधि है वो किसकी देन है, विलियम वुंट की। अंतर्दर्शन विधि का जनक किसे कहा जाता है, विलियम वुंट को कहा जाता है। तो इसके अलावा बात करें, इसकी जो मान्यता वो धीरे धीरे कमजोर होने का कारण क्या है। आपको पता है कि सिगमंड फ्राइड ने कितने मन की बात की थी, मन के प्रकारों में चेतन मन की भी बात की थी उन्होंने, अर्धचेतन की भी बात की थी और अचेतन की भी बात की थी। लेकिन वुंट ने कौन से मन की बात की, केवल और केवल चेतन मन की। तो धीरे धीरे ये भी एक बड़ा कारण था कि उन्होंने मन के 3 प्रकारों की बात की थी, जबकि वुंट ने 3 प्रकारों की बात नहीं की थी अपने मनोविश्लेषणात्मक जो है सिगमंड फ्राइड। इसके अलावा जो मैकडूगल है, उन्होंने अपनी पुस्तक, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक कौन सी, आउटलाइन साइकोलॉजी, आउटलाइन साइकोलॉजी, इस पुस्तक में भी चेतना जो शब्द है उसको बुरा शब्द कहकर पुकारा। तो धीरे धीरे क्या है, इसको और ज़्यादा बल मिला। यानी कहने का मतलब यह है कि जो चेतन मन का जो विज्ञान माना गया 19वीं शताब्दी में, ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता दिखाई दिया। अब बात आती है विकास क्रम में 4th, मनोविज्ञान को क्या है, व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान मानने वालों में सबसे मुख्य कौन है, वाटसन। और इसको आगे बढ़ाने में सबसे मुख्य योगदान एक महत्वपूर्ण संप्रदाय के रूप में किसका रहा था, स्किनर का। ध्यान रखिए, एक लंबे समय तक इस व्यवहारवाद को स्थापित रखने में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण योगदान किसका था, स्किनर। इसके अलावा भी कई व्यवहारवादी रहे, वुडवर्थ मान लीजिए, मैकडूगल है, थॉर्नडाइक, स्किनर, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, वाटसन, वुडवर्थ, मैकडूगल, थॉर्नडाइक और स्किनर, ये याद रख लेना, WWMTS। तो अब बात आती है कि वाटसन ने व्यवहार के विज्ञान को मानने के पश्चात उन्होंने क्या कहा। वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, और आप मुझे कोई भी बालक दे दीजिए, मैं उसे चाहे जैसा बना दूंगा। लेकिन वो तो इसकी एक परिभाषा थी। अब यहाँ पे बात आपको यह समझनी है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है। तो मनोविज्ञान यानी किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने का जो तरीका, जहाँ पे वुंट ने क्या माना, व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसके आधार पर हम उसके मन को या उसके व्यवहार को जान सकते हैं। लेकिन वाटसन ने क्या कहा कि वाटसन क्या है, इसका विरोधी था। वाटसन किसका विरोधी था, वुंट का। इसीलिए तो उन्होंने बाद में इसको अमान्य करार दिया धीरे धीरे। और देखिए, विकास क्रम जो मनोविज्ञान का हमेशा आगे चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि व्यवहार का विज्ञान है वो अंत है। व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान का अंत नहीं है, बल्कि उससे आगे और भी बढ़ चुके हैं। या अपन कह सकते हैं जैसे आज जो सिगमंड फ्राइड है वो मनोविज्ञान को क्या मानता है, अचेतन मन का मनोविज्ञान मानता है। यानी व्यक्ति के अचेतन मन में जो कुछ चल रहा है उसके आधार पर हम उस व्यक्ति के व्यवहार को जान सकते हैं, और वो ही उसका वास्तविक व्यवहार माना जाएगा। कौन सा, जो अचेतन मन से अचेतन मन का अपन पता लगाते हैं। तो वाटसन ने कहा कि कोई व्यक्ति हमारे सामने अवलोकनीय व्यवहार जो कुछ कर रहा है, कौन सा व्यवहार, यहाँ पे ध्यान रखना, वाटसन का बल था कि जो व्यवहार अवलोकन किया जा सके या जिसका हम ऑब्जर्वेशन कर सके, ठीक है, उस व्यवहार के आधार पर हमें मनोविज्ञान का या अपन कह सकते किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति हमारे सामने, मान लीजिए बालक खेल रहा है, तो या मान लीजिए वो जो भी व्यवहार कर रहा है, कोई भी व्यवहार हो सकता है, उस व्यवहार को देखकर ही मनोवैज्ञानिक उसके व्यवहार का अध्ययन करे। उसके मन में क्या चल रहा है इस बात से कोई मतलब नहीं है। अभी आपके सामने व्यवहार क्या कर रहा है, इसके आधार पर हम उसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये इसके समर्थन में कौन कौन थे, ये मुख्यतः वाटसन, वुडवर्थ, मैकडूगल, थॉर्नडाइक एवं स्किनर। अब अपन बात करते हैं इसमें मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, हम जो परिभाषा हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, कुल मैं लगभग 4-5 परिभाषाओं की बात करूंगा। वाटसन की परिभाषा की बात करते हैं। मनोविज्ञान
व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। उसके बाद में बात करते हैं वुडवर्थ की। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान की जो परिभाषा क्या है, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में, वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मैकडूगल की बात करते हैं। मनोविज्ञान जो मुख्य इंपॉर्टेंट परिभाषा मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, वैसे तो परिभाषा का कोई एंड नहीं है। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। इसके अलावा जेम्स ड्रेवर की मनोविज्ञान वह शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान वह शुद्ध विज्ञान है जो मनुष्य एवं पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करती है। जो मनुष्यों एवं पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करती है। तो ये चार परिभाषा हो गई। इसके अलावा जो क्रो एवं क्रो की परिभाषा है, उसने क्या कहा था, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी। किसने कहा है? बालक की शताब्दी। और एक और परिभाषा देख लेते हैं अपन, स्किनर की परिभाषा। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। देखिए, जो वाटसन है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। आप मुझे कोई भी बालक दे दीजिए, है ना, सभी बालक जन्म से समान है, आप मुझे कोई भी बालक दे दीजिए, मैं उसे चाहिए जैसा बना सकता हूँ। वाटसन पहले व्यवहारवादी है जिन्होंने वंशानुक्रम की भूमिका को नकार दिया था। उनका कथन अगर अपन गौर से समझे, आप मुझे कोई भी बालक दे दीजिए, मैं उसे चाहे जैसा बना सकता हूँ। यानी कहने का मतलब क्या है, उन्होंने वंशानुक्रम की भूमिका को नकार दिया और कहा कि वातावरण ही सब कुछ है। वंशानुक्रम से वो बालक कैसा ही रहे, कैसा ही बुद्धि का रहे, लेकिन वातावरण उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वंशानुक्रम की भूमिका को नकार के वातावरण की भूमिका पर सबसे ज़्यादा बल किसने दिया? वाटसन ने। ठीक है, तो ये परिभाषाएं हैं वो कंप्लीट है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। जेम्स ड्रेवर मनोविज्ञान वह शुद्ध विज्ञान है जो मनुष्य एवं पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करती है। ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछी गई है। और 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये 2018 रीट में पूछी गई थी परिभाषा। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। तो ये परिभाषाएं कंप्लीट है। कल अपन बात करेंगे मनोविज्ञान की जो प्रकृति है, शिक्षा मनोविज्ञान। ये बात अपने सिर्फ मनोविज्ञान की है, शिक्षा मनोविज्ञान की अभी अपने कोई बात नहीं की है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है, शिक्षा मनोविज्ञान है और उसका कार्य क्षेत्र है, इन सब की अपन बात कल के वीडियो में करेंगे। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर करें और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।